नमस्ते दोस्तों, सिविल स्टेप हिमाचल हिंदी के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ कि जितने भी हमारे मित्र यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं वो निकट भविष्य में भी हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे, ऐसी हमारी आशा है। तो बेसिकली ये जो वीडियो है वो जस्ट एक इंट्रो देने के लिए है कि जो हम हिंदी का कोर्स आपके लिए लॉन्च करने जा रहे हैं उसका हम आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, एक छोटा सा परिचय देना चाहते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि इस कोर्स में हम आपको क्या क्या ऑफर करेंगे, क्या क्या चीज़ें हम इसमें इंक्लूड करेंगे और इससे आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। तो ये कोर्स बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। मैं तो यही आपसे आशा करूंगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अवश्य इस कोर्स को सब्सक्राइब करें, इस कोर्स को खरीदें। ये आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत ही अधिक लाभ देगा। और बाय चांस अगर आपको कोई भी डाउट है कोर्स के रिगार्डिंग या कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हमारा फ़ोन नंबर, हमारी ईमेल आईडी और हमारी वेबसाइट तीनों आपके सामने हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7814622609, civilstephimacal@gmail.com, ये हमारी ईमेल आईडी है। बाई चांस आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, यहाँ पर आप हमें मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में, हमारे विजन, हमारे गोल्स के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए हमारी वेबसाइट भी है यहाँ पर www.civilstephimacal.com। और मैं ईशा अग्रवाल आपकी हिंदी की फैकल्टी हूँ जो आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित हर विषय जो है कवर करवाएगी और आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी हिंदी व्याकरण से संबंधित, हिंदी भाषा से संबंधित, वो सभी मैं एड्रेस करूँगी। चलिए, तो अब मेन मुद्दे की बात पर आते हैं कि जब भी हम कोई कोर्स लेते हैं बेसिकली तो उस कोर्स से हमारी अपेक्षाएं क्या क्या होती हैं। और अब तो जैसे हम अब हिंदी के कोर्स की बात कर रहे हैं तो उस कोर्स की आवश्यकता क्यों है, बेसिकली आपको ये अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई हिंदी लैंग्वेज उसमें सच क्या है, बहुत ईजी है, उसमें एक ऐसे लिखने को आएगा, वो तो हम बचपन से लिखते आ रहे हैं, 2 मिनट में लिख देंगे, उसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। फिर पैसेज की एक्सप्लेनेशन है, पोएम की एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा बहुत उसका मीनिंग लिख देंगे, 10 में से वो कुछ ना कुछ मार्क्स तो डेफिनेटली बहुत ईजीली दे देंगे। तो स्टूडेंट्स इसको कभी कभी सीरियसली लेते नहीं हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक ऑपोजिट चीज़ है। क्या है कि हम कभी कभी जो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जो बाद में आने होते हैं सब्जेक्ट्स, ठीक है ना, उनके लिए हम इतनी तैयारी में जुट जाते हैं कि हमें ध्यान ही नहीं रहता कि बेसिक हमें 3 पेपर क्लियर करने ही पड़ेंगे, तब तक हम आगे नहीं जा सकते। और वो 3 पेपर कौन से हैं आपके? अंग्रेजी का, हिंदी का और जर्नल स्टडीज़ का। जब तक ये 3 पेपर आपके क्लियर नहीं होंगे, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, आप आगे नहीं जा पाएंगे। तो इन तीनों में आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है भाई। हम हर वक्त इसे बोलते हैं, हर समय बोलते हैं, हर समय इसका प्रयोग करते हैं, अच्छे से समझते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो जिसमें हम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं वहाँ पर हम कम मार्क्स क्यों स्कोर करें? लेकिन उसमें प्रॉब्लम फिर कहाँ आ जाती है वो मैं आपको बताती हूँ। प्रॉब्लम ये आती है कि ये मुश्किल नहीं है हिंदी, लेकिन इसकी अब आदत नहीं रही है। आप जानते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा हम मतलब कि अंग्रेजी की जो शब्द हैं या दूसरे कुछ शब्द हैं उनका इतना ज़्यादा प्रयोग करने लग गए हैं कि अब हिंदी भाषा से हम थोड़ा सा दूर हो गए हैं, थोड़ा सा कट गए हैं हम। तो वो जो जुड़ाव है वो हमें दोबारा लाना है हिंदी भाषा से। कोर्स में हम आपके साथ जैसे इतने सारे लाइव सेशंस हम आपके लिए लेकर आएंगे, साथ ही साथ जब आप वीडियोस देखेंगे वहाँ पर हमारी भाषा सुनेंगे, उससे क्या होगा कि जैसे हम जितना सुनते हैं उतना ही हम उसका अनुसरण करके उस भाषा को और ज़्यादा जल्दी ग्रहण करते हैं। तो मेन बात यही है। दूसरा है कि कोर्स में स्टूडेंट्स को ये लगता है कि कहाँ से, जब भी हम पेपर की तैयारी करते हैं, चलिए पेपर की तैयारी करते हैं ना, तो हमें समझ में नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें और मतलब कैसे स्टार्ट करें। हमें पता है कि पूरा का पूरा सिलेबस ये है, लेकिन हमें कन्फ्यूजन रहती है यार कौन से टॉपिक से स्टार्ट करें, किस विषय को पहले चुनें, कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, पहले महत्वपूर्ण विषय पढ़ें या बेसिक से स्टार्ट करें, मूल से स्टार्ट करें। तो ये जो कन्फ्यूजन रहती है, ये कन्फ्यूजन आपको इस कोर्स में ऐसा नहीं रहेगी, क्योंकि हमने जो टॉपिक्स हैं, जितने भी हमारे विषय हैं हिंदी व्याकरण में, आप यकीन मानिए कितने 34-35 विषय ऐसे हैं जो आपको परीक्षा के लिए तैयार करने होंगे। और अब स्टूडेंट्स को लगेगा कि जैसे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखेंगे कि उसमें 3-4 ही मेन टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि गद्यांश की व्याख्या, पद्यांश की व्याख्या, निबंध और हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन जैसे आता है, बाकी मुहावरे लोकोक्तियाँ।
तो उनको लगता है कि सिर्फ ये 3-4 टॉपिक है, उसके लिए हमें इतने सारे टॉपिक पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आप ये समझिए, अगर आप निबंध लिख रहे हैं, व्याख्या लिख रहे हैं, सब में आपको हिंदी के वाक्य बनाने पड़ेंगे। वाक्य जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं? सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका शब्दों का चयन, आपकी वोकेबलरी। इंग्लिश की वोकेबलरी तो आप बहुत अच्छे से प्रयास करते हैं इंक्रीज करने का, लेकिन जो हिंदी भाषा की जो वोकेबलरी है, शब्दावली, वो आपकी उतनी जैसे कहते हैं कि उतनी अच्छी, ज़्यादा प्रभावी नहीं होगी। साधारण भाषा तो हम प्रयोग में ले आते हैं, लेकिन अब जिस लेवल का आप पेपर देने जा रहे हैं, वहाँ पर ये चेक किया जाएगा कि आप की जो हिंदी भाषा है, आप उसको कितना बारीकी से उस भाषा को समझते हैं, कितनी समृद्ध है आपकी भाषा, हिंदी भाषा, तो उसमें कितने समृद्ध शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर जो वर्तनी है आपकी, वर्तनी अर्थात स्पेलिंग्स, स्पेलिंग मिस्टेक अगर आप इस लेवल पर आकर करेंगे तो उससे जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर पर। उसे लगता है कि भाई ये तो छोटे छोटे स्पेलिंग्स गलत कर देता है स्टूडेंट, और ये हमें पता नहीं चलता, लेकिन हिंदी भाषा में कुछ कुछ विकृतियाँ आई हैं। जैसे कई कई ऐसी वर्तनियाँ हैं, कुछ ऐसे स्पेलिंग्स हैं जिन्हें हम पहले सही नहीं मानते थे, लेकिन अब सही मानने लगे हैं। बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, क्योंकि भाषा जो होती है, साहित्य जो होता है, वो नदी की भांति होता है कि वो बहता जाता है, बढ़ता जाता है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। और अगर आप जैसे इंटरनेट पर, बहुत सारे स्टूडेंट्स कभी कभी कोर्स लेने से हिचकते हैं, उनको लगता है कि नहीं भाई हमें कोर्स की ज़रूरत नहीं है, हम इंटरनेट पे टॉपिक्स थोड़े थोड़े पढ़ लेंगे। लेकिन आप यकीन मानिए, अगर आप इंटरनेट पे कोई भी टॉपिक सर्च करिए, उसका अभ्यास कीजिए, आपको हज़ारों साइट्स मिलेंगी, और हर साइट पर जैसे कुछ साइट्स हैं वहाँ पर आंसर कुछ और दिया है, कुछ साइट्स हैं जहाँ पर आंसर कुछ और दिया है। अब ऐसे में जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई अब कौन सा जो आंसर है वो सही है। उसके लिए उसे एक 2 वे कम्युनिकेशन चाहिए होती है, लेकिन अब वो 2 वे कम्युनिकेशन करे कैसे? ठीक है ना, कि जो आपकी जो क्वेरीज हैं वो कुछ किससे पूछे। तो उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि जब आप कोर्स लेते हैं तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि फैकल्टी आपके लिए हर वक्त हर समय जो है उपलब्ध है। कोई भी क्वेरी है आप नोट कीजिए, या तो हमें मेल कर दीजिए, फ़ोन कीजिए, या फिर जब लाइव सेशंस होते हैं, सबसे अच्छी बात ये रहती है कि वहाँ पर तो एट ए टाइम, मतलब जो टीचर है वो आपको छोड़कर जा ही नहीं सकता। ठीक है ना, आप अपनी क्वेरी पूछ कर ही रहेंगे, तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है कोर्स का। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मुझे याद है जब हम कंपटीशन एग्जाम्स के लिए तैयारी किया करते थे, तो हमें सबसे पहले ये होता था कि जो भी इवन अरे कंपटीशन एग्जाम्स क्या, स्कूल में भी जब तैयारी करते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होता था कि जैसे ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, हमें अच्छे से पैटर्न का पता चल जाएगा, कोई सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं होगा, तो बहुत अच्छा लगता था। और उससे हमें एक आइडिया भी लगता था कि किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, उनका कठिनाई का स्तर किस प्रकार का होगा। यहाँ पर भी वही चीज़ लागू होती है। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन ढूंढने जाएंगे इंटरनेट पर, और वो भी स्पेशली जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उसमें बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहा है कि जो कोर्स हमने आपके लिए बनाया है, उसमें पिछले 5-6 वर्ष के हमने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उस पर्टिकुलर विषय से संबंधित, जैसे अब मैं आपको एक उदाहरण दूं, मुहावरे लोकोक्तियां हैं, तो पिछले 3-4 सालों में जितने भी प्रश्न उससे आए हैं, सारे के सारे हमने उसका जो है हल आपको प्रदान किया है वीडियो में। उसके पीडीएफ जो हैं, ठीक है ना, वो तो भी हम आगे आपको बताएंगे कि हम आपको कोर्स में क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनके सॉल्यूशंस, और स्पेशली जो जहाँ पर व्याख्या की बात आती है, मुहावरे लोकोक्तियां तो फिर भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। मेन चीज़ होती है कि आपको एग्जाम में अगर कोई कविता आई है या कोई गद्यांश आया है, अगर आपको उसकी व्याख्या मिल जाए, उसका सॉल्यूशन मिल जाए, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब आत्मविश्वास जगाता है, एक थोड़ा सा सुकून भी देता है कि हाँ, अब पिछले सालों में ऐसे, मतलब इस प्रकार की कविता आई थी, इस प्रकार का गद्यांश आया था, उसकी व्याख्या ऐसे ऐसे है, तो हम भी इस प्रकार से कुछ कुछ लिख सकते हैं। तो वो एक बहुत ही हिम्मत देता है, एक अच्छा मार्ग आपको दिखाता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हम सभी के सॉल्यूशंस आपके लिए लेकर आए हैं। फिर मेन बात क्या होती है कि जो ये ग्रामर के टॉपिक्स, व्याकरण के जो विषय हैं वो हम पढ़ते हैं, उसे उसमें इतनी इतनी कठिन परिभाषाएं दी होती हैं। और मेन बात ये है कि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, उसमें आपको परिभाषाएं याद करनी ही होंगी बहुत सारी चीज़ों की, क्योंकि आपसे पेपर में पूछा जाता है कि इस शब्द की परिभाषा देते हुए इसके 2 उदाहरण दीजिए, और यहाँ पर एक एक शब्द मायने रखता है। ऐसा तो है नहीं कि आपको एमसीक्यूज आएंगे कि आपको सिर्फ उसका बस थोड़ा बहुत मीनिंग समझना है, आपको 4 ऑप्शन दिया, आपने टिक कर दिया, काम खत्म। नहीं, अगर आप परिभाषा लिख रहे हैं, आपको पता है वो चीज़ क्या है, लेकिन उसे सही शब्दों में उतारना,
सही शब्दों में पन्नों पर लिखना वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो परिभाषाएं सही से सही भाषा में कैसे लिखी जाएं, उदाहरण उनके कैसे दिए जाएं और उनको उनकी व्याख्या कैसे की जाए। अधिकतर जो स्टूडेंट्स हैं वो गलती क्या करते हैं पेपर में वो ना जो निर्देश हैं, डायरेक्शंस जो दी होती हैं उन्हें ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। निर्देश में दिया गया होता है कि निम्नलिखित शब्दों की परिभाषा देते हुए सबका एक एक उदाहरण दीजिए। लेकिन आप क्या करते हैं, कभी कभी परिभाषा देने के बाद उसके 3-4 उदाहरण लिख देते हैं और उनकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन देते हैं। आपको लगता है भाई मैं तो बहुत अच्छे से लिख के आया हूँ, मतलब मज़ा आ गया। वहाँ पर आपने क्या किया, समय प्रबंधन सही से नहीं किया, टाइम मैनेजमेंट। आपने अपना जो समय है वो बर्बाद कर दिया। आप जानते हैं ना पेपर में क्या होता है, आपने एक वाक्य लिखा, घड़ी देखी और जब तक आप वहां पर गए पेपर आंसर शीट पर दोबारा 10 मिनट कहाँ जाते हैं ना आपको पता भी नहीं चलता, भागता है पेपर में टाइम। तो इसलिए समय को हमें बचाना है, जितने कम से कम समय में अधिक से अधिक हम और अच्छे से अच्छा लिख सकें वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए जो भी जैसे काफ़ी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स भी हैं, मैं मानती हूँ, जिन्हें हमने कोशिश की है कि जितनी सरलता से आपको हम समझा सकें। तो इसलिए प्रश्नों को हल करने की जो साधारण युक्तियाँ हैं वो भी हमने आपको बताई है। जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, संधि विच्छेद है, समास है, उसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि इसमें तो इतने सारे नियम हैं, अब इतने सारे नियम हम याद करेंगे क्या, अब उसका इतना समय नहीं रहता। हाँ, नियम आप पढ़ें ज़रूर, लेकिन उसको जैसे कहते हैं ना लॉन्ग टर्म याद रखने के लिए एक तो दो चीज़ें होती हैं, या तो आपको अभ्यास करना पड़ता है और खुद से आप ट्रिक निकालिए। और अगर आपके पास उतना समय नहीं है कि पहले आप इतने सारे उदाहरण करें उसके बाद जाके खुद की ट्रिक बनाएं, उससे बेहतर है कि हाँ वो चीज़ तो सबसे बेस्ट रहेगी, लेकिन अगर कोई और भी आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक बता रहा है तो वो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो हमारा भी प्रयास है कि एक प्रश्न को अच्छे से कैसे हल किया जाए कम समय में सही तरीके से, वो हमने आपको इस कोर्स में बताया है। उसके बाद हर प्रकार की जो अभ्यास सामग्री है वो हमने आपको उपलब्ध कराई है। अभ्यास सामग्री में प्रैक्टिस मटेरियल में आप क्या चाहते हैं कि एक तो जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके आपके पास नोट्स हो रिटर्न में, तो पीडीएफ नोट्स हमने हर टॉपिक के आपको दिए हैं। साथ ही उन पीडीएफ नोट्स को अगर हमें समझना है कि जैसे एक वाक्य लिखा है लेकिन इसे थोड़ा सा और सुनना है, समझना है, उसके लिए हमने आपको उसका वीडियो प्रोवाइड किया है। साथ ही साथ विषय से संबंधित जो हमने अभ्यास प्रश्न दिए हैं, ऐसा नहीं कि वो जस्ट कुछ कुछ पेपर बना दिए और उसमें कुछ कुछ टॉपिक इंक्लूड किए हैं। हर विषय के साथ हर चैप्टर में हमने उसके जो अभ्यास प्रश्न हैं वो आपको अलग से दिए हैं, जिससे कि उन अभ्यास प्रश्नों को करने के बाद ही हमें पता चलता है कि कितना हमने उस चीज़ को पढ़ा, कितना समझा और अल्टीमेटली पेपर पे हम कितना लिख कर आ सकते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप कोर्स ले रहे हैं तो उसमें जब आप अभ्यास प्रश्न करेंगे तो सबसे पहले उसका खुद से उत्तर दीजिएगा, उसके बाद नीचे जो हमने उत्तर दिया है वो फिर देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कितने पानी में हैं आप। और अंत में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो होता है अभ्यास सत्र, क्योंकि व्याकरण के देखिए विषय जो है बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, अब ये है कि उसका जो कठिनाई का स्तर है उसमें नए नए जो शब्द हैं वो इंक्लूड हो चुके हैं, डिफ़िकल्टी लेवल उसका इंक्रीज हो चुका है। तो इसलिए जो अभ्यास सत्र हैं इतने सारे हम आपके लिए अभ्यास प्रश्न लाए भी हैं और समय के साथ हम और ज़्यादा अभ्यास प्रश्न जोड़ते जाएंगे। और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें नए नए टॉपिक्स ऐड होते जा रहे हैं। जैसे पहले सिर्फ लिमिटेड टॉपिक्स थे, 4 या 5 टॉपिक्स थे व्याकरण के जो पेपर में आते थे, सबको लगता था हमेशा इसी से आएगा। लेकिन अचानक 2019 में 6-7 ऐसे नए व्याकरण के विषय एकदम से इंक्लूड कर दिए गए। तो आप सोचिए अगर 2019 में 5-6 टॉपिक एकदम से अलग से इंक्लूड कर दिए गए हैं, तब तो जैसे पेपर थोड़ा गैप में हो रहा है, तो इस बार भी कितने नए टॉपिक्स इंक्लूड हो सकते हैं। तो बेहतर यही रहेगा कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अभ्यास करें। और अभ्यास सत्र के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो हम आपको हर हफ्ते 2 या 3 लाइव सेशन आपके लिए लेकर आएंगे ही आएंगे। और अभी भी कुछ सिविल स्टाफ हिमाचल के बहुत से लाइव सेशंस और वीडियोस आपके लिए यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, उनको देखिए, आपको अवश्य उनसे बहुत लाभ मिलेगा। चलिए, तो बहुत बातें हो चुकी है। फाइनली जो जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ कि कोर्स की जो सामग्री है हमारी, कोर्स में हम आपके लिए बेसिकली लेकर के आके आए हैं, उसकी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन है। कुल मिलाकर 34 वीडियोज़ हैं जिनके साथ उनके पीडीएफ्स भी मतलब शामिल हैं। आपके लिए वीडियो भी है उपलब्ध और पीडीएफ भी, क्योंकि जो नोट्स रिटन नोट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को हमेशा सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। उसके बाद व्याकरण के हर विषय की उपलब्धता है। हमने पूरा प्रयास किया है कि जितने भी व्याकरण के विषय हैं उन सभी को हमने कवर किया है, जिससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा।
ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा आपको कि परीक्षा के लिए आपका कोई पॉइंट जो है वो छूट गया है। उसके बाद हर विषय के साथ ही उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, जो मैंने आपको बताया। ऐसा नहीं कि हमने ये कहा है कि भाई 2018 का जो परीक्षा पत्र है उसका हमने सॉल्यूशन अलग से दिया है, 2019 का अलग से दिया है, क्योंकि उसमें क्या होता है, चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। लेकिन अगर आप जब आपने एक पर्टिकुलर विषय पढ़ा, जैसे मुहावरे लोकोक्तियाँ पढ़ी या वर्ण व्यंजन पढ़े, और साथ ही साथ आपको ये भी दिख गया कि पिछले 5-6 सालों में उस विषय से कौन कौन से प्रश्न आए हैं, किस किस तरीके से प्रश्न आए हैं, तो आई गेस वो आपके लिए समझना बहुत आसान होता है, क्योंकि तभी आपने वो विषय पढ़ा होता है। उसी के साथ साथ 500 से ज़्यादा, 500 तो जस्ट एक वैसे एक बहुत ही बेसिक फिगर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हम आपके लिए अभ्यास प्रश्न लेकर आए हैं। और ये समय के साथ मैंने आपको बताया संख्या बढ़ती जाएगी, एडिशनल क्वेश्चंस हम ऐड करते ही जाएंगे। फिर सबसे मेन जो आता है निबंध। निबंध में क्या होता है कि अगर आप नेट पे देखेंगे तो जनरल टॉपिक्स पर तो इतने ज़्यादा निबंध मिल जाएंगे, लेकिन हमने पूरा पूरा प्रयास किया कि जितने भी रीसेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि डेफिनेटली पेपर में आपको निबंध में कम से कम 1 या 2 टॉपिक रीसेंट जो इंसिडेंट्स हैं उन पर आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए हमने भी आपके लिए जो निबंध लिखे हैं, हमने जो आपको प्रोवाइड किए हैं निबंध, वो भी बिल्कुल रीसेंट टॉपिक्स पर हैं। जैसे कि कोरोना जो इतना चल रहा है, ठीक है ना, उस पर कि वो शिक्षा पर कैसे असर कर सकती है, जीवन पर कैसे प्रभावित होती है। तो जैसा पेपर में निबंध आ सकता है, एक निबंध इस पर भी है। फिर नई शिक्षा नीति आई थी पिछले साल, उस पर भी हमने आपको निबंध प्रोवाइड किया है। तो ऐसे ही बहुत से जो आधुनिक विषय जो चल रहे हैं उस पर हमने आपको निबंध प्रोवाइड किए हैं, जिससे कि इनमें से कोई ना कोई निबंध जो है, मेरा ये मानना है ज़रूर आएगा। फिर आता है एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, गद्यांश की व्याख्या और पद्यांश की व्याख्या। अब ऐसा नहीं कि हमने कोई भी गद्यांश उठाकर उसका एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि पेपर का जो गद्यांश का या पद्यांश का जो स्तर होता है, ठीक है ना, उसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो आपको थोड़ा ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करता है, मोराल बूस्टअप करता है। तो इसीलिए इनकी वीडियोज़ में एक तो हमने विविध प्रकार के आपको उदाहरण दिए हैं हर टाइप का। जैसे कि कुछ होते हैं प्रेरणादायक गद्य या कविताएं, कुछ होती हैं जो थोड़ी मजाकिया टाइप होती हैं, कुछ कुछ कविताओं में तो स्पेशली ये होता है शुरू होता है वो उत्तर से, खत्म होता है दक्षिण पर। कविता की यही तो खूबसूरती है ना कि उसमें कवि कहना कुछ और चाहता है, कहता कुछ और है। तो उसको किस प्रकार से लिखा जाए, उसके स्टेप्स क्या हैं, क्योंकि जब आप ये व्याख्या करते हैं ना, आपने देखा होगा इसमें, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखेंगे, कविता की व्याख्या में हमेशा लिखा होता है निर्देश में कि इस कविता की व्याख्या इस प्रकार करें कि लेखक का मंतव्य, भाव पल्लवन और इसका भावार्थ तीनों अच्छे से स्पष्ट हो जाएं। अब कभी कभी स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि भाव पल्लवन क्या होता है, लेखक का मंतव्य हमें कैसे लिखना है। तो उसमें फिर मेन चीज़, और सबसे मेन चीज़ कि कितना लंबा लिखना है। निबंध में तो चलिए फिर भी ये दिया होता है वर्ड लिमिट का कि 500 शब्दों में इस निबंध को लिखिए, या 300 शब्दों में, या फिर 1000 शब्दों में इस निबंध को लिखिए। लेकिन इसमें भी याद रखिएगा, वर्ड लिमिट ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको उसी। लेकिन गद्यांश या पद्यांश की व्याख्या में आपको वर्ड लिमिट नहीं दी होती। अब वहां पर आपको खुद सोचना है, और वो आपको अभ्यास से पता चलेगा कि कितनी लंबी आप व्याख्या लिखेंगे कि आपका मोटिव भी पूरा हो जाए, एग्जामिनर भी सेटिस्फाइड हो जाए, और आपका मतलब आपकी व्याख्या भी अच्छे से आपने हर पॉइंट को कवर कर लिया हो। और वो कैसे होगा? प्रैक्टिस से, अभ्यास से। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, वो दोहा अच्छे से याद होगा आपको, वरदराज की कहानी पर जो बना था। तो इसमें हमने बहुत ही विभिन्न प्रकार के उदाहरण लिए हैं, हर प्रकार के गद्यांश और पद्यांश लिए हैं, जिससे आपको इसकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिले। साथ ही साथ हमने प्रीवियस ईयर के जो हैं वो तो एक्सप्लेन किए ही किए हैं। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण है, लाइव सेशंस। लाइव सेशंस हम आपके लिए रेगुलर लेकर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उसमें डायरेक्टली आपसे हम कम्युनिकेट कर सकेंगे। आप कोई भी क्वेरी हो, जैसे हम आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कभी कभी होता है ना कि आप पढ़ रहे होते हैं लेकिन उस टाइम आपको वो चीज़ क्लिक नहीं करती, लेकिन बाद में जाके क्लिक करती है कि अरे ये तो पूछना रह ही गया, ये तो हमें पूछना था, हमने तो इसके वो पॉइंट्स लिखे भी थे लेकिन हम भूल गए। लेकिन लाइव सेशन में क्या होता है, आप उस वक्त वो चीज़ पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में होती है, तो आप एट ए टाइम पूछ सकते हैं, या कुछ क्वेरीज आपने पहले की सॉल्व ये लिख कर रखी हुई है वो भी आप पूछ सकते हैं। तो लाइव सेशन में हम तो आपके साथ जुड़े ही रहेंगे हमेशा। फिर हम आपको कोर्स का एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो ये होगा कि तैयारी कहाँ, कैसे, किस प्रकार से प्रारंभ करें, वो आपके लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। आपको पता होगा कि आपको रास्ते पर कैसे जाना है। लगभग 34 व्याकरण विषय हैं, आप सोचिए, और पढ़ने का जो सही क्रम है वो क्या होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे विषय हैं कि जब तक आप ये टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको दूसरा समझ में नहीं आएगा।
अब एक छोटा सा उदाहरण, अब जैसे वाक्य अशुद्धि पर बहुत प्रश्न आते हैं, सेंटेंस करेक्शन पर, कि इस वाक्य का शोधन कीजिए, यानी सेंटेंस को करेक्ट कीजिए। लेकिन अब आपको क्या पता है कि उसमें किस प्रकार की करेक्शन है। हो सकता है उसमें लिंग संबंधी हो सकता है उसमें वचन संबंधी हो, सही शब्द का प्रयोग ना किया गया हो, या जैसे सही मुहावरे का प्रयोग ना किया हो। जैसे एक मुहावरा होता है, या फिर आप लोकोक्ति भी ले लीजिए कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब हो सकता है वहां पर ये लिखा हो नृत्य ना जाने आंगन टेढ़ा। तब नाच और नृत्य दोनों का मतलब तो एक है, लेकिन लोकोक्ति और मुहावरे में आप अपने अकॉर्डिंगली बदलाव नहीं कर सकते हैं। फिर वहां पर आपको नृत्य हटाकर नाच लिखना ही पड़ेगा। तो ये चीज होती है, कभी कभी आपको लगता है कि इस वाक्य में तो कोई गलती ही नहीं है, कहाँ से निकाले हम गलती। तो वो कैसे पता चलेगी? उससे पहले आपको लिंग से संबंधित विषय पढ़ना होगा, वचन से संबंधित, संज्ञा, सर्वनाम, कितने सारे व्याकरण के विषय हैं। तब जाकर आप वाक्य की शुद्धि जो है वो सही प्रकार से कर पाएंगे। हो सकता है वर्तनी संबंधित हो, तो उसके लिए वर्तनी भी पहले पढ़नी पड़ेगी। तो ये जो होता है ना सही क्रम, कि कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है कौन सा बाद में, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, और महत्वपूर्ण विषयों की पहचान हो जाती है इससे, कि कौन कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चल ही जाता है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया था कि हमने आपके लिए पिछले 4-5 सालों के सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हैं, उसके लिए आप बिल्कुल चिंता मुक्त रहिए। उससे क्या होगा, एक तो आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। क्या होगा ना कि अगर आप ईयर वाइज करते हैं तब आप ना कैलकुलेट नहीं कर पाते कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। लेकिन अगर उसी टॉपिक के साथ उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो दिए गए होंगे, तो आपको पता होगा कि हाँ ये वाला टॉपिक कितनी फ्रीक्वेंटली आ रहा है, इस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तब आपको उसकी जो महत्ता है वो पता चल जाएगी। फिर कितनी विषयों की विविधता है, कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, सिर्फ 3-4 टॉपिक को ही इंक्लूड किया जाता है या और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो आपको पता चलता है। कठिनाई का स्तर पता चलता है कि मतलब कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने आसान आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सही शब्दों का चयन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको लगेगा कि ये चीज़ यहाँ पर समुच्चय बोधक की परिभाषा पूछी हुई है, अरे मुझे तो पता है समुच्चय बोधक क्या होता है। लेकिन जब आप पेपर में उसकी परिभाषा लिखने पर आते हैं ना, तब आपको शब्द नहीं मिलते हैं। परिभाषा जैसे मुझे पता है कि एस्ट्रोनॉट किसे कहते हैं, लेकिन जब मुझे एस्ट्रोनॉट की डेफिनेशन लिखनी होगी ना, तो शब्द नहीं मिलेंगे। फिर मुझे समझ में नहीं आता कौन सा शब्द सही है कौन सा शब्द गलत है। तो इसलिए सही शब्दों का चयन बहुत ही आवश्यक है। और निबंध को लिखने के लिए, व्याख्या को लिखने के लिए तो आपकी जो भाषा है वो बहुत समृद्ध दिखनी चाहिए, बहुत प्रभावशाली दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने साधारण सी भाषा में लिख दी व्याख्या या निबंध। निबंध में आपको बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करनी होती हैं। व्याख्या का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है कि पहले प्रसंग लिखेंगे, फिर शब्दार्थ उसके कैसे लिखेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ये इस कोर्स में जानने को मिलेंगी। और इससे आपको जो और ज़्यादा जो लाभ मिलेगा वो क्या होगा, एक तो सबसे मेन चीज़ होगी निरंतर अभ्यास। देखिए क्या है ना कि हम तैयारी तो करते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं कि हम घर में कसरत करते रहते हैं, लेकिन हम जिम क्यों ज्वाइन करते हैं कि एक शेड्यूल बन जाए, रूटीन बन जाए। तो उससे क्या होगा, कोर्स लेने से क्या होगा, आपका एक रूटीन बन जाएगा। आपको पता होगा मुझे इतने समय में ये टॉपिक जो है कंप्लीट करना ही करना है। आज सेशन है तो मुझे इतने से इतने बजे तक ना टीवी देखना है ना कोई और सोना वगैरह है, मुझे पढ़ना है। तो कोर्स लेने से ये होता है कि आपका निरंतर अभ्यास हो जाता है। साथ साथ स्वयं का निरंतर मूल्यांकन, जानते हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वयं का मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट। जब आप कोई भी अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं, उससे आपको पता चलता है कि वो जो विषय है वो आपको कितने अच्छे से आता है कितने अच्छे से नहीं। लेकिन ये होता है कभी कभी कि अगर आपका शेड्यूल नहीं बना होता, आपने आज किया फिर हफ्ते बाद कर रहे हैं, तो फिर वो क्या ही आपको याद रहेगा। लेकिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे, रेगुलर अगर आप क्वेश्चंस करते रहेंगे, तो आपको ये जानने को मिलेगा कि आपके कमज़ोर जो हैं एरियाज़ वो कौन से हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ कौन से हैं, कहाँ पर आपको वर्क करना है। और लाइव सेशंस में जब हम आपके साथ मिलते रहेंगे, तब आप जब हमसे क्वेरी पूछेंगे तो हम भी पूरा प्रयास करेंगे आपको सजेशंस देने का। तो वहाँ पर भी आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और ज़्यादा समय का प्रबंधन तो मैंने आपको बताया बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको बताएंगे कि किस प्रश्न को इससे ज़्यादा समय नहीं देना है। ऐसा ना हो कि आप मतलब आपकी व्याख्या जो है वो बहुत अच्छी करते हैं तो आपने सारा समय व्याख्या को ही दे दिया, निबंध के लिए समय ही नहीं बचा, व्याकरण के लिए समय ही नहीं बचा। वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। शब्दावली में सुधार और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो वोकेबलरी है, जब तक आपको हिंदी के बहुत सारे जो शब्द हैं वो नहीं पता होंगे, तब तक आप उसे व्याख्या में, निबंध में कैसे इंक्लूड करेंगे। हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन जब होती है, हमें चीज़ों का मतलब ही नहीं, मतलब उसका हिंदी में पता ही नहीं होता वर्जन
होता क्या है, हिंदी में उसे कैसे क्या कहते हैं, अनुवाद हम सही से कर ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए जैसे जैसे हम हिंदी में आपसे ज़्यादा वार्ता करेंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है ना, उससे आपकी जो शब्दावली है उसमें बहुत सुधार आएगा। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये एक छोटा सा एक ट्रेलर है आपके लिए। जैसे अगर हम सबॉर्डिनेट वाले एग्जाम की बात करें, एचपी सेस की, तो उसमें अगर ये 2015 से हमने सारे प्रश्न जो है इंक्लूड किए हैं, और उसका अगर एक समरी अगर आपको छोटी सी दिखाएं, तो आप देखिए ये सारे टॉपिक्स हैं जो पेपर में आए हैं। और आप देखेंगे 2015 में सिर्फ इतने टॉपिक्स आए थे, 2016 में सिर्फ इतने टॉपिक्स आए थे, 2017-18 में 3 नए टॉपिक इंक्लूड हुए थे, 2017 और 18 में, कि जो हिंदी भाषा के चिन्ह होते हैं, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कॉमा को क्या कहते हैं हिंदी में, सेमीकोलन को क्या कहते हैं, फुल स्टॉप को क्या कहते हैं। उसी प्रकार स्पेलिंग्स, वर्तनी, मैंने आपको बताया था ना, धीरे धीरे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है, तो उससे प्रश्न आए थे। फिर शब्द युग्म पहली बार 17-18 में आए थे। उसके बाद 2019 में तो देखिए बाढ़ ही आ गई, 5-5 मार्क्स करके कितने 5 नए टॉपिक इंक्लूड कर दिए उन्होंने। तो देखिए पिछले 2 सालों में मतलब 17-18 में उन्होंने 3 टॉपिक्स नए इंक्लूड किए, फिर 19 में जाकर उन्होंने सीधे सीधे 5 टॉपिक इंक्लूड कर दिए। तो आप मतलब यहीं से समझ सकते हैं कि कितने और नए टॉपिक इंक्लूड हो सकते हैं। चलिए, तो हमने आपको कोर्स का एक ब्रीफ जो है ओवरव्यू दिया कि हम कोर्स में आपको कितने वीडियो, कितने पीडीएफ, कितने सारे अभ्यास प्रश्न जो है वो आपके लिए लेकर आएंगे। फिर भी अगर आपकी जो कोई कुछ क्वेरी रह जाती हैं, अगर आपको जानना है कि ये कोर्स आप कैसे लें, किस तरह से इसे इसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो उसके लिए एक तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे हमारा चैनल, तभी उससे आपको सारी नोटिफिकेशंस जो है वो पता चलती रहेंगी, कब कौन सा वीडियो आ रहा है, कब कौन सी अपडेट्स आ रही हैं। और कोई भी और क्वेरी हो उसके लिए मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, हमारा फ़ोन नंबर 7814622609, हमारी ईमेल आईडी है civilstaffhimachal@gmail.com, और हमारी वेबसाइट है www.civilstaffhimachal.com। तो यहाँ पर आप हमारे बारे में जान सकते हैं, अपनी कोई क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। चलिए फिर, यहीं तक था हमारा आज का सफ़र, लेकिन हम आशा करते हैं कि आप हमारा कोर्स लें और आगे हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।